हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समरी एंड एनालिसिस ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ एचबी। इस नॉवल के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हमने तफसील से बात की है चिनुआ एचबी के बारे में, नॉवल का इंट्रोडक्शन, सेटिंग, थीम्स, कैरेक्टर्स और सिंबल्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे समरी एंड एनालिसिस। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि ये समरी और एनालिसिस की तरफ आने से पहले आप वो वीडियो देख लें ताकि आप इस नॉवल के हर सिंगल एस्पेक्ट के बारे में अच्छे से जान लें। आज शुरू करेंगे हम अपना समरी और एनालिसिस। समरी और एनालिसिस की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो नॉवल है थिंग्स फॉल अपार्ट, ये लिखा गया था इन रिस्पॉन्स टू द हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉर्नर्ड। उस हार्ट ऑफ डार्कनेस में क्या कहा गया था कि जो ब्लैक पीपल्स हैं, अफ्रीकन्स हैं, उनमें एथिक्स नहीं है, नॉर्म्स नहीं है, वो अनसिविलाइज्ड बारबैरिक हैं, उनका अपना कोई कल्चर नहीं है, उनकी कोई लैंग्वेज नहीं है। तो चिनुआ एचबी ने इस नॉवल में अपने अनयूजुअल वे में एक जो उनका स्टाइल है, राइटिंग स्टाइल, उन्होंने ये अपनी लैंग्वेज जो है वो एक्सप्रेस की है जिसमें उन्होंने एक्सेसिव यूज़ ऑफ प्रोवर्ब्स किया है। प्रोवर्ब्स किस चीज़ को जाहिर करते हैं कि लैंग्वेज जो है अफ्रीकन्स की वो एनरिच्ड है। अब कुछ प्रोवर्ब्स में आपको एग्जांपल्स देती हूँ जिसमें हमारे पास आ जाता है कि व्हेन अ मैन सेज येस हिज ची सेज येस ऑल्सो। ये हो गया प्रोवर्ब। अच्छा, प्रोवर्ब क्या चीज़ जाहिर कर रहे हैं कि उनके पास लैंग्वेज है, ये नहीं कि उनकी कोई लैंग्वेज नहीं है। जब लैंग्वेज अगर है तभी तो उन्होंने इतने अपने प्रोवर्ब्स बनाए हुए हैं, उनकी एनरिच्ड लैंग्वेज है। उसके अलावा एक और हमारे पास प्रोवर्ब यूज़ किया गया है इस नॉवल में, चैप्टर 14 में, मदर इज़ सुप्रीम। और उसके अलावा चैप्टर 1 में एक हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब है, ओकोंको वाज अ स्लिपरी, ओकोंको वाज एज स्लिपरी एज अ फिश इन वाटर। आज ये कुछ एग्जांपल्स हो गए प्रोवर्ब्स की जो क्या जाहिर कर रही हैं कि उनकी लैंग्वेज जो है वो एनरिच्ड है। अच्छा जी, ये साथ साथ हम दूसरे एस्पेक्ट्स भी देखते रहेंगे कि किस तरह से जो चिनुआ एचबी ने थिंग्स फॉल अपार्ट लिखा है वो रिस्पॉन्स है हार्ट ऑफ डार्कनेस का। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा समरी और उसका एनालिसिस। अच्छा जी, नॉवल जब स्टार्ट होता है, इसकी जो स्टार्टिंग लाइंस हैं, यानी कि जो भी चैप्टर 1 हमारे पास स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले राइटर इंट्रोड्यूस करवाते हैं एक कैरेक्टर को, प्रोटैगनिस्ट को। जो स्टार्टिंग लाइंस हैं वो सबको याद होनी चाहिए, तो मैं वो स्टार्टिंग लाइंस आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ। वो है, ओकोंको वाज वेल नोन थ्रू आउट द 9 विलेजेस and even beyond. His fame rested on solid personal achievements. अब यहाँ पे किसके बारे में बताया गया है? प्रोटैगनिस्ट के बारे में, कि वो कौन था और उसके अलावा उसका फेम क्या था। और जो अगली लाइंस हैं, एज अ यंग मैन ऑफ 18 ही हैड ब्रॉट ऑनर टू हिज विलेज बाय थ्रोइंग एमलिन्स द कैट। अच्छा जी, आपने स्टार्ट में क्योंकि इंट्रोड्यूस करवाया है ओकोंको को, और ओकोंको का कैरेक्टर क्या है एज अ रेसलर के तौर पर और एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के तौर पर हम लोगों के सामने आ रहा है कि उसने इतनी कम उम्र में एट द एज ऑफ 18 उसने क्या किया है, एमलिन्स को, जिसको कोई भी हरा नहीं सका था, उसको उसने बीट कर दिया है और अपने विलेज के लिए ऑनर रिसीव किया है। ठीक है, एमलिन्स वाज द ग्रेट रेसलर हु फॉर 7 years वाज अनबीटन फ्रॉम यूमोफिया to Mabano. He was called the cat because his back would never touch the earth. अच्छा जी, अब क्योंकि जो एमलिन्स था उसको इन्होंने क्या टाइटल दिया हुआ था? कैट का। अब ये लोग सिविलाइज्ड थे, इन लोगों को इनके पास लैंग्वेज थी और उसके अलावा इनके नॉर्म्स थे, तभी तो इन्होंने टाइटल्स दे रखे थे ना कैट का। और दूसरा, इनके पास अपने ट्रेडिशन चले आ रही हैं और कुछ इनके पास गेम्स हैं जिसमें रेसलिंग सबसे पहले नंबर पर इंट्रोड्यूस करवा दी है चिनुआ एचबी ने। तो अब कौन कह सकता है कि वो अनसिविलाइज्ड है, उनका कोई कल्चर नहीं है। ठीक है, अब जी जब क्योंकि हम लोगों ने देखा है ना कि कैट जो टाइटल दिया गया है कैट का, अब जो कैट होती है वो पाँव उठा कर चलती है, उसकी बैक कभी भी टच नहीं करती, लिहाजा वो जो रेसलर था एमलिन्स वो भी बिल्कुल ऐसा ही था। उसको आज तक किसी ने नहीं हराया था, लेकिन किसने हराया उसे? ओकोंको को। और उसी के बाद ही उसकी जो फेम है और उसके अलावा उसकी जो पावर है और जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, वो आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से 80 एट द एज ऑफ 18 उसके बाद जी वो एक फेम की लाइफ जो है अपने क्लैन में, अपने ट्राइब में गुजार रहा है। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद है कि जो नॉवल है थिंग्स फॉल अपार्ट, ये एक ट्रैजिक स्टोरी है प्रोटैगनिस्ट की, ओकोंको की, और उसके अलावा उसके कल्चर की, कि किस तरह ओकोंको का डाउनफॉल होता है, ओकोंको और उसके अलावा उसका जो कल्चर है उसका डाउनफॉल होता है। वो एंड पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये दोनों का जो ट्रैजिक एंड है वो जस्टिफाइड है या नहीं। ठीक है, अब जब नॉवल स्टार्ट होता है उसमें स्टार्टिंग लाइंस में किसको बयान किया गया है? प्रोटैगनिस्ट को इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया है। उसके अलावा जी ये दिखाया गया है कि जो ओकोंको का कैरेक्टर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मैस्कुलिन कैरेक्टर है। अब ये जो मैस्कुलिनिटी है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है और ये थ्रू आउट द नॉवल हम लोगों के पास रहेगा। ठीक हो गया, क्यों? और उसकी जो मैस्कुलिनिटी दिखाई गई है, पावर दिखाई गई है, वो किस लिए? वो ओकोंको कहता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता गलत बातों को, गलत चीज़ों को, और उसके अलावा ही हैड नो पेशेंस विद हिज फादर यूनोका। अब उसका जो
जो दूसरा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया वो कौन है, उसके फादर का, यूनोका का। वो कौन है, वो एक स्पेंडथ्रिफ्ट है। उसके अलावा उसकी कुछ वीकनेसेस हैं। उसका फेमिनिन लाइक कैरेक्टर है, वो बहुत ही ज़्यादा गैम्बलिंग करता है और कुछ भी मतलब कि उसके पास सेविंग्स नहीं है। वो हर काम जो है गलत तरीके से करता है। जो भी उसके पास मनी होती है वो उसे ड्रिंकिंग में और गैम्बलिंग में खर्च कर देता है, अपने ख़ानदान के ऊपर खर्च नहीं करता, जिसकी वजह से उसकी फैमिली जो है वो बहुत ही पॉवर्टी की लाइफ स्पेंड कर रही है। अच्छा, उसके बाप ने क्योंकि एक फेमिनिन लाइफ स्पेंड की है और उसकी डेथ हो गई है, तो अपनी हार्ड वर्क से ही ओकोंको ने अपनी फैमिली को भी उसने पाला है और उसके अलावा अपने फादर की फैमिली को भी। ठीक हो गया। उसने इतना हार्ड वर्क किया है कि उसकी जो फैमिली है अपनी, वो लोग क्या करें, को भी उनको पॉवर्टी का सामना ना करना पड़े। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बयान किया गया है कि ओकोंको कौन था, एक क्लैंसमैन था और एक वॉरियर था, फार्मर था और फैमिली प्रोवाइडर भी था। ठीक है। ठीक, अब जो उसके बाद है कि जब स्टोरी प्रोलॉन्ग करती है तो हमारे पास यहाँ पे एक दूसरा कैरेक्टर आ जाता है कि यूमोफिया है। जो यूमोफिया ये कैरेक्टर नहीं है, ये ट्राइब है, क्लैन है उन लोग ओकानको का, ये जहाँ पे वो लोग रह रहे होते हैं और जहाँ पे जो स्टोरी है वो ज़्यादातर हम लोगों का जो नॉवल है वो उसकी सेटिंग, ठीक है, वो कहाँ पे नॉवल्स है वो हो रहा है। ठीक। अब यूमोफिया की एक लड़की को पास वाले गांव के कुछ लोग कत्ल कर देते हैं। ठीक है। क्योंकि अब जैसे हमारे कल्चर में है कि अगर किसी ने कोई मर्डर किया है तो बदले में क्या होगा, कुछ देना पड़ता है, खून का बदला खून, जिसे हम कसास कहते हैं, वो हो गया। लेकिन अब जो दूसरे पास वाले गांव के लोग थे वो लोग कहते थे अगर हम जंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, तो लिहाजा बेहतर ये है कि हम जंग ना करें, बल्कि हम लोग ना बदले में इनको कुछ दे दें। तो यूमोफिया अब विन करता है एक विर्जिन को, ठीक है, एक गैर शादीशुदा लड़की को वो लोग दे देते हैं उस बंदे को जिसकी वाइफ को इन्होंने मारा होता है। ठीक। और उसके अलावा साथ में एक 15 ईयर ओल्ड बॉय होता है जिसका नाम है इके मेफुना। ठीक। अब एक और कैरेक्टर हमारे पास आ गया इके मेफुना का, वो कौन है। अब जब विर्जिन आ जाती है तो जो इके मेफुना था उसके साथ ओकॉन को उसका चार्ज ले लेता है। वो कहता है कि इके मेफुना की मैं परवरिश करूँगा, लिहाजा वो उसे अपने घर ले आता है। अब जो उसका अपना बेटा है ओकोंको का नवॉय, वो उसकी जो थोड़ी आदतें हैं वो अपने ग्रैंडफादर से मिलती हैं। अब सबसे बड़ा खौफ ओकोंको को यही होता है कि उसका बेटा कहीं उसके बाप की तरह ना बन जाए और वो भी ऐसे ही एक कमज़ोर लाइफ ना गुजारे, लिहाजा वो बहुत ही ज़्यादा सख्ती करता है नवॉय के ऊपर। लेकिन जब इके मेफुना को वो लेकर आता है तो वो नवॉय और इके मेफुना की बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है, और नवॉय जो है वो एज एन एल्डर ब्रदर जो है इके मेफुना को देखता है। और उसके अलावा जो इके मेफुना है वो भी मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अटैच हो जाता है ओकोंको के साथ। अब जो वो नाइट जहाँ जब इके में फ़ोन आता है तो उस दिन क्या होता है कि एक बहुत ही डार्क नाइट होती है, जब कोई किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही होती, तो थोड़ा सा उन लोगों का सुपरस्टिशियस बिलीफ दिखाया गया है कि वो लोग क्या करते हैं, बहुत ही मतलब बच्चे डरे सहमे हुए होते हैं, किसी चीज़ की आवाज़ नहीं थी, हर कोई अपने घरों में छुपा हुआ था। एक फुल मून की जो है वो नाइट थी। ठीक हो गया। अब उसके बाद है कि जब उनका पीस ऑफ वीक स्टार्ट होता है। अब एक और उनकी जो ट्रेडिशन है, कस्टम है, वो यहाँ पे दिखाई गई है कि वीक ऑफ पीस में जो यूमोफिया के लोग हैं वो क्या करते हैं कि उस टाइम पे किसी ने एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना, ठीक है, कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई किसी से झगड़ेगा नहीं और डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा वीक ऑफ पीस में। लेकिन क्या हो जाता है कि ओकोंको जो है वो अपनी जो उसकी थर्ड वाइफ होती है उसे बीट करता है। अब ओकोंको की हैं 4 बीवियाँ। पहली बीवी से कौन है, नवॉय है जो उसका बेटा है। ठीक हो गया। और जो उसकी थर्ड वाइफ होती है, ठीक है, ओजिओगो जो है उसकी नेग्लिजेंस की वजह से ये उसे मारता है। अब जब वो घर आता है तो अपनी सेकंड वाइफ से पूछता है कि ओजिओगो कहाँ गई है, तो वो उसकी बजाय नवॉय की जो मदर होती है ओकोंको की फर्स्ट वाइफ, वो रिप्लाई करती है कि ओजिओगो हैज़ गॉन टू ब्लेड हर हेयर, यानी कि वो अपने बाल बनवाने गई हुई है, आ जाएगी अभी। अब ओकोंको जो है उसे गुस्सा आ जाता है, वो कहता है वो क्यों गई है उसकी इजाज़त के बगैर। तो वो पूछता है कि बच्चे कहाँ हैं, और जब हट में देखता है कि वो बच्चे खाना खा रहे होते हैं तो ओकोंको पूछता है अपनी फर्स्ट वाइफ से क्या वो तुम्हें कह के गई थी कि तुम इन्हें खाना दे देना। तो वो झूठ बोल देती है और नवॉय की जो मदर है वो झूठ बोल देती है कि हाँ उसने मुझे कहा था कि इनको खाना दे देना, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे क्या दिखाया गया है, केयरफुल नेचर ऑफ यूमोफियाज क्लैन। ठीक है। अब यूमोफिया के जो लोग हैं, हालांकि वो सौतनी थी, ठीक है, तो वो चाहती तो एक दूसरे के खिलाफ बात कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे क्या दिखाया गया है, वीक ऑफ पीस में कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करना चाहता, लिहाजा केयरफुल नेचर दिखाई गई है कि लोगों को एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल है। अब वीक ऑफ पीस में फिर भी डिस्टर्बेंस हो जाती है क्योंकि गुस्सा आ जाता है ओकोंको को जब उसकी वाइफ वापस आती है, ओजिओगो थर्ड वाइफ जो है, तो वो उसे ना गाली दे देती है। ठीक है। जब गुस्सा करता है ना ओजिओगो ओकोंको ओजिओगो के ऊपर, तो वो उसे गाली दे देती है, जिसकी वजह से ना वो उसे
उसे मारना शुरू कर देता है। अब वीक ऑफ पीस में तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई। जो लोगों का उस क्लैन का बिलीफ था कि अगर वीक ऑफ पीस में डिस्टर्बेंस नहीं होगी, हर कोई खुशी खुशी रहेगा, तो क्या होगी, उनकी जो अर्थ है वो एक अच्छी हैंडसम प्रोडक्शन देगी। ठीक है, जब अगर जो वीक ऑफ पीस में थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस हो गई तो उनकी जो प्रोडक्शन है, उनकी जो क्रॉप्स हैं वो अच्छी नहीं होंगी। अब इस वजह से क्योंकि डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई है ओकोंको की वजह से, तो ओकोंको जो एल्डर्स हैं ओकोंको के, वो उसे कहते हैं कि अब तुम्हें जाके गॉडेस ऑफ अर्थ से माफ़ी मांगनी पड़ेगी और ये चीज़ें तुम साथ में लेके जाओगे। कुछ चीज़ें बताते हैं कि ये तुम साथ में लेके जाओ और जाकर तुम अर्थ गॉडेस से माफ़ी मांगो। जब वो जा रहा होता है तो क्योंकि वो अपने एक्ट पे बहुत ही ज़्यादा अशेम्ड होता है, उससे बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है, तो वो साथ में एक एक्स्ट्रा चीज़ लेके जाता है। वो ताकि ये चीज़ क्या शो कर रही है कि वो अपने कल्चर्स को, अपने नॉर्म्स को बहुत ज़्यादा मानते हैं और ओकोंको को अपनी गलती का एहसास है, उसे गिल्ट भी है। ठीक है, अब जी क्योंकि 3 साल हो गए हैं अब इकेमोफुना को उनके पास रहते हुए, अब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है इकेमोफुना की और ओकोंको की। लेकिन ओकोंको जो है वो अपने अफेक्शन जो है वो शो नहीं कराता, क्योंकि वो देखता है कि जो ओकोंको इकेमोफुना है वो उसमें भी मैस्कुलिनिटी है, और दूसरा वो आइडियलाइज़ करता है कि जैसा मैं चाहता था ना कि मेरा बेटा वैसे हो, बिल्कुल इकेमोफुना बिल्कुल वैसा ही है। और इकेमोफुना भी अटैचमेंट की वजह से ओकोंको को फादर कहना शुरू कर देता है, लेकिन फिर भी ओकोंको जो है वो अपनी अफेक्शन जो है शो नहीं करवाता। ये चीज़ क्या है, जाहिर कर रही है, उसकी मैस्कुलिनिटी को शो कर रही है कि अगर वो अपने बच्चों को एडमायर करेगा, आइडियलाइज़ करेगा और उनसे उनसे प्यार जताएगा, तो उनके क्लैन को लगेगा कि ये क्या है, कमज़ोर हो रहा है और ये फेमिनिन जो एटीट्यूड है वो शो कर रहा है। ठीक हो गया, अब उस वजह से ये नहीं करता। अब इन्होंने फैसला क्या किया होता है क्लैन ने कि ये जो लड़का है इकेमोफुना, इनकी फैमिली में परवरिश पा रहा है, 3 साल बाद इसको हम इन लोगों ने कत्ल कर देना था। ठीक है, अब जब वो टाइम आता है 3 साल बाद, तो वो क्या कहते हैं कि जो अब एक बड़ा आदमी है उस क्लैन का, वो प्राइवेट में आकर बात करता है। वो प्राइवेट में आकर बात करता है कि आप क्या करो, ओकोंको से बात करता है कि अब ना हमें इकेमोफुना को मारना होगा। लेकिन इकेमोफुना की डेथ से पहले क्या होता है, लोकस्टिस का अटैक हो जाता है। अब लोग जो हैं वो लोकस्टिस को कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका बिलीफ होता है कि दे आर गुड टू ईट व्हेन दे आर कुक्ड, क्योंकि जब इनको पकाया जाता है कि वो अच्छे होते हैं, लिहाजा वो उन्हें कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और ये जो लोकस्टिस हैं, इन्होंने कब तक रहना होता है, 7 साल तक, नई जनरेशन के आने से पहले ही, यानी कि अब ये हर साल आएंगी। तो लोकस्टिस का अटैक बताया गया है और उनकी जो क्रॉप्स हैं। अब यहाँ पे सिंबलिज्म का भी यूज़ है, ये किस चीज़ को कर रही हैं सिंबलाइज, कि 7 साल तक क्यों लोकस्टिस आएंगी, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अब जब स्टोरी प्रोलॉन्ग होती है, क्योंकि इकेमोफुना को इन्होंने मारना होता है, तो इजुडू जो है एक रिस्पेक्टेड क्लैन है, तो वो आके इन्फॉर्म करता है ओकोंको को प्राइवेट में कि जैसा हम लोगों ने तय किया था, ओकोंको को वो इन्फॉर्म करता है कि इकेमोफुना को हम लोगों ने मार देना था, लिहाजा अब वो टाइम आ गया है इस सेरेमनी में। अब मैं ये कहूँगा कि तुम ना उस सेरेमनी में हिस्सा ना लो, क्योंकि तुम इकेमोफुना को बहुत ही ज़्यादा एक बाप की तरह तुमने उसको पाला है और तुम उससे मोहब्बत करते हो, लिहाजा तुम उसको मरते हुए नहीं देख सकोगे। अब ये चीज़ क्या है, इससे ना ओकोंको को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि ये चीज़ जो है उसकी मैस्कुलिनिटी के ऊपर ना एक सवाल है, सवाल या निशान है। वो ये कहता है कि ये लोग अब ना मुझे चैलेंज कर रहे हैं, ये लोग मुझे कमज़ोर समझ रहे हैं, हालांकि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं कोई फेमिनिन। अच्छा, उसका जो सबसे बड़ा यहाँ पे खौफ दोबारा बार बार किस चीज़ का दिखाया जा रहा है, वो मतलब कि सख्त उसका हार्श बिहेवियर और उसकी पनिशमेंट, और दूसरा अपनी बीवी को मारना, ये किस चीज़ को जाहिर कर रहा है, और अपने बच्चों से अफेक्शन शो ना करना। ये सारे का सारा क्या चीज़ रिवील कर रहे हैं, उसके खौफ को, कि वो उसका सबसे बड़ा फेयर क्या है, कि वो अफ्रेड है इस वजह से कि कहीं उसको लोग जो हैं, जो उसके क्लैन के लोग हैं, वो उसको यूनोका से ना कंपेयर करें कि बिल्कुल वो अपने फादर पे गया है और फेमिनिन है, फेमिनिन लाइक है, उसका एटीट्यूड है। लिहाजा अब वो कहता है कि नहीं, मैं उस सेरेमनी में हिस्सा लूँगा, और मैं क्योंकि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अब दोबारा यहाँ पे क्या दिखाया गया, उसकी मैस्कुलिनिटी। अब जी, अब नेक्स्ट डे जब वो सेरेमनी हो रही होती है, जब लोग इकेमोफुना को मारने लगते हैं, तो इकेमोफुना भागता है और ओकोंको की तरफ आ जाता है और उससे हेल्प मांगता है। लेकिन ओकोंको क्या करता है, बदले में उसको मार डालता है। ठीक, अब जो क्योंकि इकेमोफुना अब उसे बाप मानता था, वो उससे हेल्प लेने आया था और बदले में इसने मार दिया। अब ये चीज़ जो चिनुआ अचेबी ने इतने मतलब के एक बहुत ही ज़्यादा टची वे में लिखी थी कि हर कोई जो है अब इस यहाँ पे आकर ना एक इसका जो है दोबारा से फ्लॉ दिखाया गया है ओकोंको का। ठीक है, अब
इस एक्ट के बाद उसने अपनी मैस्कुलिनिटी तो शो कर दी है कि वो कमज़ोर नहीं है, लेकिन वो खुद डिप्रेशन में चला जाता है। ना वो खा सकता है, ना पी सकता है, बस बंद रहता है। फिर उसके बाद ओकोंको अपने दोस्त ओब्रिका के पास जाता है और उसे विज़िट करता है। तभी उसको पता चलता है उसकी जो बेटी है, उसकी थर्ड वाइफ से एजिनमा, वो बीमार हो गई है। अब वो बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी जो बेटी है एजिनमा, वो भी ओकोंको उसे भी आइडियलाइज़ करता है बिल्कुल वैसे ही जैसे वो एके मिफुना को करता था। अब ये कहता है कि काश ये एजिनमा जो है, ये ना उसकी बेटी ना होती, बेटा होती, क्योंकि इसका जो एटीट्यूड है वो मैस्कुलिन लाइक है और जैसे मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल वैसे ही है और सपोर्टिव भी है। ठीक है। अब वो जाता है ओकोंको उसके लिए पत्ते इकट्ठे करता है, लीव्स गैदर करके उसके लिए मेडिसिन बनाता है और उसका ट्रीटमेंट करता है और इके में वो एजिनमा जो है वो ठीक हो जाती है। अच्छा, अब जी जो एजोडो था जिसने आकर एक बार ओकोंको को बताया था कि जो इके मिफुना है उसकी डेथ के बारे में। अब वो खुद जो है उसकी डेथ हो जाती है इज़ुडो की। अब जो उसका जो फ्यूनरल है वो बहुत ही ग्रैंड फ्यूनरल किया जाता है। अब उस टाइम पे लोगों ने क्या करना होता है, जो क्लैन के लोग होते हैं, गांव के लोग, उन्होंने ना एक तो ड्रम बीट करने होता है, दूसरा अपनी गन्स को फायर करना होता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी ट्रेजेडी जो है ओकोंको के साथ वो ये होती है कि जब वो अपनी गन को फायर कर रहा होता है तो वो जो फायर है वो जाकर इज़ुडो को 16 साल के बेटे को लग जाता है। अब ये एक बहुत बड़ा क्राइम यहाँ पे माना जाता है कि क्लैन के लोगों को अगर मार दिया, यानी कि अपने ही गांव के लोग को मार दिया, तो ये बहुत ही बड़ा गुनाह है और इससे अर्थ गॉडेस जो है वो नाराज़ हो जाती है और उनकी नस्लें जो हैं तबाह हो जाती हैं। अब वो लोग क्या करते हैं कि एज अ पनिशमेंट वो कहते हैं कि अब एग्जाइल करना चाहिए ओकोंको को, अपनी फैमिली को लेकर 7 साल के लिए ये गांव छोड़ देना चाहिए। अब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके उसने अपना सब कुछ बनाया होता है, उसने अपनी क्रॉप्स को उसने ग्रो किया होता है और सारा उसकी ज़मीनें, हर चीज़ जो है वो यहाँ पे होती है। लेकिन जब वो लोग कहते हैं कि तुम्हें ये गांव छोड़कर जाना होगा तुम्हारे गुनाह की वजह से, तो वो अपनी फैमिली को लेकर और अपनी जो एक्सेसरीज़ होती हैं वो लेकर दूसरे गाँव में चला जाता है, अपने अंकल के गाँव में, ठीक है, मामू के गाँव में चला जाता है। वहाँ पर जो दूसरा कैरेक्टर हमारे पास आता है, एक न्यू कैरेक्टर ओचेंडो का जो कैरेक्टर है, वो इसके कंट्रास्ट में दिखाया गया है। जब ओकोंको छोड़कर जाता है अब यूमोफिया को, तो जो ओजेडो के बंदे होते हैं वो आकर इसके घर को और इसके जानवरों को क्या कर देते हैं, जला देते हैं। अब क्योंकि ये उसकी मेहनत होती है, ज़िंदगी भर की कमाई होती है, उसका घर और उसके जानवर, तो ये उसके साथ क्या हो गई, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। अब उसका जी जब वो जाता है मबांटा में अपने अंकल के गांव में, तो वो लोग उसका वार्मली वेलकम करते हैं और उसकी जो अंकल होता है वो उसकी हेल्प के लिए वो कहते हैं कि तुम ना अब यहाँ पे यम्स ग्रो करो ताकि तुम अपनी फैमिली को उसकी तुम देखभाल कर सको और अपने ज़रूरियात को पूरा कर सको। ठीक है। अब जी ये काम जब चल रहा होता है तो दूसरे साल जो उसका फ्रेंड होता है ओकोंको का, ओब्रिका, वो आता है और उसने साथ में क्या ली होती हैं, काउरीज़ ली होती हैं। जो काउरीज़ थी वो उस टाइम पे करेंसी थी, वो उसके पास कुछ बैग्स होते हैं उन काउरीज़ के। अब वो किस लिए होती हैं, जो क्योंकि जब एग्ज़ाइल हुआ था पनिशमेंट के तौर पर ओकोंको का, तो उसकी जो फसल थी यम्स की, वो उसने बेच कर उसके लिए वो पैसे लेकर आता है। एक वो देता है और दूसरा साथ में उसको बुरी खबर सुनाता है कि जो वाइट मिशनरीज़ हैं वो लोग आ गए हैं गाँव में, और साथ वाले गाँव जो अबेम नाम का गाँव है, उन लोगों को भी उन्होंने तबाह कर दिया है और उन लोगों को क्या कर रहे हैं, उनका रिलीजन चेंज कर रहे हैं, उनके ऊपर कब्जा कर रहे हैं। अब जी उसके बाद मबांटा में भी कुछ मिशनरीज़ आ जाती हैं जो कि जिनमें मिस्टर कियागा होता है और मिस्टर ब्राउन जो है वो उनका लीडर होता है। अब ये जो मिस्टर कियागा है ये थोड़ा सा ना एक अच्छे मिजाज का बंदा होता है, वो दूसरे लोगों के रिलीजन को रिस्पेक्ट देता है, लेकिन फिर भी वो प्रीच कर रहा होता है कि तुम लोग को सेवरल गॉड और गॉडेसेस के अलावा सिर्फ एक गॉड को मानना चाहिए, जिनके अपने रिलीजन की वो प्रीच कर रहा होता है और लोगों को उसकी तरफ कन्वर्ट करना होता है, क्रिश्चियनिटी की तरफ कन्वर्ट करना चाहता है। लेकिन जब जो वाइट मिशनरीज हैं वो देखते हैं कि मिस्टर ब्राउन जो है वो एक सॉफ्ट नेचर का बंदा है, तो लिहाजा वो उसे रिप्लेस कर देते हैं स्मिथ से, जेम्स स्मिथ के साथ रिप्लेस कर देते हैं, जो कि एक बहुत ही इनटॉलरेंट और स्ट्रिक्ट मैन होता है। अब जी ये लोगों की ना ही उनके कल्चर की और ना ही उनके रिलीजन की किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं करता और लोगों को मारना शुरू कर देता है। ठीक है। अब ये चाहता है कि या तो तुम लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना हो जाएगा या फिर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दो, और उन्हें मारना शुरू कर देता है। अब क्योंकि ये सारा कुछ हो रहा होता है और ये चीज़ क्या है, एक ओकोंको के लिए ये एक बुरी खबर होती है। उसी टाइम पे क्या होता है, एक और ट्रेजेडी हो जाती है कि एगवोगो, उसको एक बंदा अनमास्क कर देता है। अब एगवोगो कौन होता है, जैसे हम लोगों के पास ना कोर्ट में जजेस होते हैं, बिल्कुल वैसे ही अफ्रीकन्स के पास उस टाइम पर ना एगवोगोस थे। वो लोग मास्क पहन के बैठते थे और फैसले करते थे, जैसे ना जरगा होता है और पंचायत फैसले करती है या फिर कोर्ट में जिस तरह से फैसले किए जाते हैं। अब मास्क चढ़ाना ये किस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रहा है, एगवोगो जो है कि वो अनबाइस्ड होकर फैसले करते थे। अब यहाँ पर दोबारा चिनुआ एचबी ने ये जाहिर करने की कोशिश की है कि अगर तुम लोग हमें अनसिविलाइज्ड कहते हो तो देखो हम लोग
भी अगर फैसले करते हैं तो बिल्कुल अनबाइस्ड होकर करते हैं। अब यहाँ पे इकेमोफोना की जो डेथ थी उसको जब इन लोगों ने कत्ल किया था तो वो भी अगर देखा जाए तो अगर फैसला उस इंसाफ की बुनियाद पर, जस्टिस की बेस पर देखा जाए तो वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि यही तय हुआ था कि खून के बदले खून। उन्होंने एक वर्जिन ली थी और जो ये लड़का था इसको 3 साल बाद उन्होंने कत्ल कर देना था। जस्टिस बेस अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल ही ठीक डिसीजन था, लेकिन इमोशनली इतना ज़्यादा मतलब कि पेनफुल वे में राइटर ने डिपिक्ट किया है कि ये हमें बहुत ही ज़्यादा सैड लगा था। अब यहाँ पे दोबारा एक वोगो का जो कैरेक्टर है वो भी बिल्कुल यही रिवील कर रहा है कि वो लोग जो थे ब्लैक पीपल, उनका भी कल्चर है, उनके पास भी नॉर्म्स हैं, वो लोग भी बिल्कुल जैसे बारबैरिक नहीं हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, उनके अपनी जो ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स चली आ रही हैं, उनके पास भी उनके एथिक्स हैं, नॉर्म्स हैं, और वो भी अनबाइस्ड होकर फैसले करते हैं। अब एक आदमी ने क्योंकि उसे अनमास्क कर दिया था, और ये एक बहुत ही बड़ा सिन कंसिडर किया जाता था, अर्थ गॉडेस को नाराज़ करने के मुतरादिफ था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उन्होंने अपने गॉडेस का कत्ल कर दिया हो। अब जी इस वजह से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जो एक वुगू होता है जिसको अनमास्क किया जाता है, तो नेक्स्ट डे वो क्या करता है कि चर्च को जला देता है। अब चर्च को जलाना, दोबारा से वाइट जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होता है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है कि इन लोगों ने चर्च को क्यों जलाया है। अब वो क्या करता है कि वो ना यूमोफिया के जो लीडर्स होते हैं वो कहता है कि आओ और मेरी बात सुनो। जब लीडर्स सारे मिलकर, जो एक वुगू के 6-7 मेंबर्स होते हैं, मेरे ख्याल से 9 मेंबर्स होते हैं, जिनमें एक ओकोंको भी शामिल होता है, लेकिन अभी वो कहाँ पे है, पनिशमेंट पेनल्टी के तौर पर दूसरे गांव में है ना। तो वो सारे के सारे जो लीडर्स होते हैं वो चले जाते हैं उस डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पास, लेकिन वहाँ पे क्या होता है उनके साथ, उन सारे लीडर्स को वो लोग हथकड़ियाँ लगा के जेल में डाल देते हैं, उनको फिजिकली अब्यूज़ करते हैं, उनको मारते पीटते भी हैं और उनकी बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करते हैं। ठीक है, अब जब ये जो प्रिजनर होते हैं उनको रिलीज़ कर दिया जाता है, तो जो कमिश्नर होता है वो कहता है कि तुम जाओ और फैसला करो कि तुम लोग अब हमारे अंडर आना चाहते हो या फिर हम तुम लोगों को तबाह कर दें। यानी कि वो कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी की तरफ कन्वर्ट हो जाओ, और दूसरा हम लोगों को अपना यानी कि तुम लोग हमारे ग़ुलाम बन जाओ, फिर हम तुम लोगों को छोड़ देंगे। अब जब ओकोंको को ये बात पता चलती है कि ये क्या इन्होंने ये काम किया हुआ है, और उसकी जब पेनल्टी ख़त्म हो जाती है, जब वापस आता है, तो वो यही कुछ देखता है कि सारे लोग, बहुत ज़्यादा लोग, आधा गाँव जो है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया है इसी धमकी की वजह से डर कर। और दूसरा उन्होंने लीडर्स को भी, ये यूमोफिया के लीडर्स को भी वाइट मिशनरीज़ ने ये धमकी दी हुई है, तो वो जाके ना एक लीडर को कत्ल कर देता है, ओकोन को। ठीक, अब जब और दूसरा ये कहता है कि चलो और मेरे साथ, जब अपने दूसरे लीडर्स को कहता है कि चलो मेरे साथ, इन वाइट मिशनरीज़ को हम ख़त्म कर देंगे, हम इनके साथ वॉर करेंगे और इन्हें ना अपने यूमोफिया गाँव से निकाल देंगे, अपने क्लैन से निकाल देंगे। ठीक है, अब जो दूसरे लीडर्स होते हैं वो कोई भी उस वॉर के लिए तैयार नहीं होता। जब ओकोंको को ये पता चलता है कि कोई भी उसका साथ नहीं देगा, तो उसके अंदर जो सारी एक उसकी उम्मीद जो है वो टूट जाती है। यानी कि अब उसका अंदर जो है वो टूट गया है, थिंग्स फॉल अपार्ट इनसाइड ओकोंको। अब जब जी वाइट मिशनरीज़ का जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है, जब वो पहुंचता है ओकोंको के घर, तब उसे क्या पता चलता है कि ओकोंको ने खुदकुशी कर ली है। अब वो क्यों करता है ऐसा? जब ओकोंको को ये पता चलता है कि वो अपने गांव के लोगों के लिए, क्लैन के लोगों के लिए लड़ रहा है और कोई भी उसे उसका साथ नहीं दे रहा, तो वो कहता है कि इस इंसल्ट भरी ज़िंदगी से, यानी कि इतना इंसल्टिंग मैं लाइफ नहीं स्पेंड कर सकता, इससे अच्छा है कि मैं ना खुदकुशी कर लूँ। वो अपने आप को मार देता है। ठीक, अब जब डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर उसके घर पहुँचता है और देखता है कि ओकोंको ने अपने आप यानी कि सुसाइड कमिट कर लिया है, तो जो ओब्रेका है, ओकोंको का फ्रेंड, वो ना वाइट मिशनरीज़ को उसके पास ले जाता है, उसकी डेड बॉडी के पास। लेकिन कोई भी क्लैन का बंदा, कोई भी ओकोंको के पास नहीं जाना चाह रहा होता, क्योंकि उन लोगों का एक बिलीफ होता है कि जो सुसाइड कमिट करता है ना, वो बहुत ही बड़ा क्राइम कर देते हैं। लिहाजा इस सिनफुल एक्ट की वजह से वो उसके पास नहीं जाते, बल्कि और उसका फ्यूनरल भी नहीं करते और उसे बरी भी नहीं करते, और इसकी जो बरियल है वो वाइट मिशनरीज़ ही करती हैं। अब जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है वो उस टाइम पे ना एक बुक लिख रहा होता है जिसका नाम है द पैसिफिकेशन ऑफ द प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ द लोअर नाइजर। अब वो कहता है कि ये जो एक्ट है ओकोंको का, ये उसकी बुक के लिए एक बहुत ही अच्छा पैराग्राफ देगा और अट्रैक्टिव 1 या 2 पैराग्राफ वो इसके ऊपर लिख लेगा। ठीक, अब ये जो डेथ है ओकोंको की, ये अब इसमें इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये इसकी सिग्निफिकेंस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब आप हमें बताएंगे कि सोसाइटी है इसकी रिस्पॉन्सिबल या ओकोंको खुद है अपना उसका ये जो एंड है कि सारी ज़िंदगी वो मैस्कुलिनिटी करता रहा है कि उसकी मैस्कुलिन पावर है, वो कोई भी फेमिनिन लाइक कोई भी एक्ट नहीं करेगा, तो अब एंड पे आकर उसने सुसाइड क्यों कर ली है? अब इस चीज़ का आप लोग रिस्पांस देंगे। और उसके अलावा अगर ये देखा जाए, एक तो क्योंकि इसकी डेथ की बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, तो
क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे देखा है ना कि एक मैस्कुलिन और फेमिनिन जो भी क्राइम्स थे या फिर सिंस थे, वो क्या कहते थे कि जो भी लोग गुनाह करते हैं उनका जो, क्योंकि वो अपनी वीकनेस शो कर रहे होते हैं, ठीक है, क्राइम या फिर सिन करना उनकी वीकनेस शो कर रहा होता है, और वो लोग कहते हैं कि अब ये मैस्कुलिन नहीं है बल्कि ये फेमिनिन लाइक इसका एक्ट है, लिहाजा ये वीक है। अब सारी ज़िंदगी स्ट्रगल की है ओकोंको ने अपनी मैस्कुलिनिटी को कायम रखने के लिए, लेकिन एंड पे आकर वो ये क्राइम कर लेता है और सुसाइड कमिट कर लेता है। तो इसका क्या मकसद हुआ? अब जी, जब ये यहीं पे हमारा नॉवल जो है वो एंड हो जाता है। अब ये जो बुक थी जो लिख रहा था, जिसका टाइटल क्या है, वाइट जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर था, द पैसिफिकेशन ऑफ द प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ द लोअर नाइजर, इसका मकसद क्या था? ये एक क्रिटिसिज्म था उन ब्लैक्स के ऊपर कि ब्लैक्स जो हैं दे आर अनसिविलाइज्ड बारबैरिक। अब यहाँ पे वो लोग कहते हैं कि वो अनसिविलाइज्ड हैं, बारबैरिक हैं। इस बुक में यही इसी चीज़ के ऊपर क्रिटिसिज्म था। अब ये जो नॉवल जो है वह यहाँ पे एंड हो जाता है, और चिनुआ एचबी जो है वो एंड पे ये कहता है कि थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड, mere anarchy is loosed mere anarchy is loosed upon world, the blood dimmed tide is loosed and everywhere the ceremony of innocence is droned। अब क्योंकि हम अगर देखेंगे थिंग्स फॉल अपार्ट का जो टाइटल है वो लिया गया है W.B. यीट्स की जो पोएम है सेकंड कमिंग, उससे लिया गया है। अब यहाँ पे वो कहता है कि चिनुआ एचबी ये कह रहा है क्योंकि सारी स्ट्रगल किस वजह से की है ओकोंको ने, कि वो अपने ट्राइब को, अपने ट्रेडिशंस को, अपने कल्चर को बचा सके। लेकिन अब एक ट्रैजिक एंड है, उसके कल्चर का भी डाउनफॉल हो गया है और उसकी अपनी भी डेथ हो गई है। तो यहाँ पे हमारा जो नॉवल है वो आज का कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।